यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज के दौर में इंसान अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है। वह अपनी मंशा पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितनी भयानक घटनाओं को अंजाम दे सकता है। यह सोच से परे है। आज हम आपको एक ऐसे अपराध और अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अपराधी भी निश्चिंत थे, लेकिन पुलिस बिना किसी को बताए लगातार अपनी जांच में लगी हुई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एक हैप्पी फैमिली की जिंदगी को बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे एक भारतीय परिवार की कहानी जो विदेश में जाकर रहने लगे। इस कहानी को सुनकर आप परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है राजीव मिश्रा केस। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के टोरंटो शहर में, जहां एक 3 बेडरूम वाला घर था। इस घर में भारतीय मूल की मिश्रा परिवार रहता था, जिसमें पति राजीव मिश्रा, पत्नी आरती मिश्रा और उनका 10 साल का बेटा शामिल थे। यह घटना 2014 की है। राजीव कनाडा में ही एक बैंक में काम करते थे, जबकि आरती आईटी सेक्टर में कार्यरत थी। यह परिवार मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के गोविंद नगर का रहने वाला था। राजीव और आरती दोनों ही अच्छे खासे कमा रहे थे। उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ सहज और सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर 14 अक्टूबर 2014 का दिन आता है। यह सुबह का वक्त था। राजीव, आरती और उनका 10 साल का बेटा अपने बेडरूम में सो रहे थे। सुबह करीब 9 बजे आरती की नींद खुली। उन्होंने सोचा कि वह अपने पति और बेटे को भी जगा दें, लेकिन जैसे ही उनकी नजर राजीव पर गई, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। राजीव एक असामान्य स्थिति में लेटे हुए थे। जब आरती ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि राजीव के मुंह से झाग निकल रहा था। घबराई हुई आरती ने राजीव को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, झकझोरा हाथ से हिलाने की कोशिश की, लेकिन राजीव में कोई हलचल नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि राजीव की सांसें भी नहीं चल रही थीं। इस स्थिति को देखकर आरती पूरी तरह घबरा गई और तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल किया। कुछ ही देर में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस घर पहुंच गए। डॉक्टरों ने मौके पर ही राजीव का चेकअप किया और पाया कि राजीव मिश्रा की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनते ही आरती जोर जोर से रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। उनका 10 साल का बेटा अब अनाथ हो चुका था। परिवार की आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, यह सवाल आरती को झोर रहा था। राजीव और आरती के माता पिता अभी भी उत्तर प्रदेश में रहते थे। हालांकि आरती की बड़ी बहन सोनिया कनाडा में ही थी और एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। जब यह घटना हुई तो आरती ने तुरंत अपनी बात से निकाली। बहन सोनिया को फोन कर सारी बातें बताई। जल्द ही पुलिस को भी बुला लिया गया। इस घटना ने मिश्रा परिवार की पूरी दुनिया बदल कर रख दी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। इस केस में ऐसा क्या हुआ था, किसने क्यों और कैसे राजीव मिश्रा की जान ली, यह सब जानने के लिए आपको इस कहानी के आगे के घटनाक्रम को समझना होगा। इसके बाद राजीव के शव को पोस्टमार्टम के लिए कनाडा के टोरंटो स्थित हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पूरी जांच की और आरती ने बताया कि राजीव को पहले से कुछ दिल की समस्याएं थीं। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को भी यही लगा कि मौत की वजह हार्ट अटैक ही है और रिपोर्ट में भी यही दर्ज किया गया। इसके बाद आरती ने उत्तर प्रदेश में राजीव के माता पिता को फोन किया। उस वक्त भारत में सुबह के करीब 3:30 थे। रोते हुए आरती ने उन्हें बताया कि राजीव की मौत हार्ट अटैक से हो गई है।
और वह जल्द ही शव लेकर भारत आ रही है। यह सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। राजीव के माता पिता और उसके छोटे भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। इस खबर के साथ ही राजीव के पिता को हफ्ते भर पहले की कुछ बातें याद आने लगी। राजीव हर साल कुछ दिनों के लिए कनाडा से उत्तर प्रदेश आता था और इस बार भी वह अक्टूबर 2014 के शुरुआती हफ्ते में अपने परिवार से मिलने आया था। इस बार वह पत्नी और बेटे को भी साथ लाया था, लेकिन इस बार राजीव का व्यवहार कुछ अजीब था। वह मजाक मजाक में अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से कहता कि अगली बार वह घर पर कॉफिन में आएगा, उसकी लाश आएगी। यह सुनकर सभी गुस्सा हो जाते और उसे डांटते कि वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन राजीव हमेशा हंसकर बात को टाल देता। फिर एक दिन उसने अपने पिता से कहा, जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शव को दादाजी की कब्र के पास दफना देना। यह सुनकर उसके पिता नाराज हो गए कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन राजीव सिर्फ हंसता रहा और बोला कि वह मजाक कर रहा था। कुछ दिनों बाद 11 अक्टूबर को राजीव अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस कनाडा लौट गया और फिर 14 अक्टूबर को उसकी मौत की खबर आई। अब पिता सोच में पड़ गए, क्या राजीव को पहले से अपनी मौत का आभास हो गया था? 3-4 दिन बीत गए और 18 अक्टूबर को राजीव का शव भारत लाया गया। उसके साथ आरती और उनका बेटा भी था घर में। एक बार फिर मातम पसर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह तो पूरी तरह स्वस्थ था, उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? जो भी हो, जैसा कि राजीव ने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे दादाजी के बगल में दफना देना, तो उनके पिताजी ने वैसा ही किया। राजीव को दफना दिया गया। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। चूंकि आरती कनाडा में नौकरी करती थी, उसे कुछ दिनों बाद वापस लौटना था। परिवार वालों को चिंता थी कि वह वहां अकेले कैसे रहेगी, बच्चे को कैसे संभालेगी, लेकिन मजबूरी थी। 4-5 दिनों के बाद आरती अपने बेटे के साथ कनाडा लौट गई। हालांकि वहां पहुंचने के बाद भी वह अपने ससुराल वालों से लगातार संपर्क में रही। हर शनिवार उसका कॉल आता था और वह राजीव के माता पिता से बात करती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस कहानी में आगे कुछ ऐसा सामने आने वाला था जो सबको चौंका कर रख देगा। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। जिंदगी पटरी पर आ रही थी। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो राजीव मिश्रा आरती दोनों कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले। वे बचपन से ही पड़ोसी थे और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। राजीव को सिंगिंग का बेहद शौक था। हर संडे को जब मंदिर में आरती होती तो वह वहां शामिल होता। संयोग से आरती भी आती थी और मंदिर में दोनों की मुलाकात अक्सर हो जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में कॉलेज पूरा किया और 2003 में यह फैसला किया कि जब उनकी नौकरी लग जाएगी तब वे शादी करेंगे। इसके बाद राजीव तमिलनाडु के दिंडीगुल चला गया, जहां उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। उधर आरती ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc किया और आगे बेंगलुरु की एक IT कंपनी में नौकरी करने लगी। फिर वह तिरुवनंतपुरम में काम करने लगी। राजीव भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लोकल बैंक में जॉब करने लगा और फिर दुबई की एक फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में काम करने के लिए वहां चला गया। दोनों अपनी अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे थे। समय बीतता गया और आखिरकार राजीव और आरती ने शादी करने का फैसला किया। जब राजीव ने अपने परिवार को इस बारे में बताया तो घरवालों ने साफ इनकार कर दिया। खास तौर पर उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। आरती के परिवार की बात करें तो उसके पिता एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर थे। उनकी भी अच्छी खासी इज्जत थी,
जब राजीव ने आरती को बताया कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो आरती ने खुद राजीव के पिता से बात की। उसने कहा कि अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर राजीव के माता पिता सोच में पड़ गए। आरती के व्यवहार ने धीरे धीरे राजीव की मां को प्रभावित कर लिया था। काफी सोच विचार के बाद राजीव के माता पिता ने आखिरकार इस शादी को मंजूरी दे दी। उन्होंने सोचा कि दोनों मैच इंडिपेंडेंट है और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। साल 2008 में राजीव और आरती की शादी हो गई। अगले ही साल 2009 में उनके बेटे का जन्म हुआ। आरती की बड़ी बहन सोनिया कनाडा में रहती थी और एक नर्स थी। जब आरती को वहां की लाइफस्टाइल के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि उसे भी अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। आरती ने कनाडा की एक आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। 2012 की शुरुआत में वह अपने बेटे को लेकर कनाडा चली गई। वह चाहती थी कि राजीव भी वहां आ जाए ताकि पूरा परिवार साथ रह सके, लेकिन इसी बीच राजीव ओमान चला गया क्योंकि उसे वहां बैंक में नौकरी मिल गई थी। अब हालात ऐसे हो गए कि पत्नी और बेटा कनाडा में थे और पति ओमान में। आरती अक्सर राजीव से कहती कि वह भी कनाडा आ जाए, लेकिन राजीव इस फैसले को टाल रहा। उसका एक कारण यह था कि ओमान भारत के करीब था। वह हर महीने 1-2 दिन के लिए अपने माता पिता से मिलने चला जाता था, लेकिन अगर वह कनाडा चला जाता तो यह मुमकिन नहीं होता। उसे सिर्फ साल में एक बार घर आने का मौका मिलता, और वह भी कुछ ही दिनों के लिए। आखिरकार राजीव ने अपने बॉस से बात की और मई 2013 में उसका ट्रांसफर कनाडा हो गया। आरती की कनाडा शिफ्टिंग के 1.5 साल बाद राजीव भी वहां चला गया, लेकिन किसे पता था कि महज 2 साल बाद 14 अक्टूबर 2014 की सुबह राजीव अपने घर के बेडरूम में मृत पाया जाएगा। शुरुआती जांच में इसे हार्ट अटैक माना गया। राजीव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके परिवार ने भी इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। आरती भी राजीव के जाने के दुख से उभरने लगी थी, लेकिन तभी कनाडा पुलिस के पास राजीव की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि राजीव की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि साइनाइड जहर से हुई थी। राजीव के पेट में ऑरेंज जूस पाया गया जिसमें भारी मात्रा में साइनाइड मिला था। अलावा मैंगो मिल्कशेक में भी नशीले केमिकल्स मिले थे। पुलिस के लिए यह मामला अब सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक संदिग्ध हत्या का केस बन चुका था। शुरुआत में पुलिस ने आरती से कुछ सवाल किए, लेकिन उसने बताया कि उन्होंने हमेशा की तरह नॉर्मल खाना खाया था, कोई बाहरी चीज नहीं खाई थी। फिर भी साइनाइड इतनी भारी मात्रा में उनके शरीर में कैसे पहुंचा? पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सवाल उठता था कि क्या यह खुदकुशी थी या फिर आरती की बातों में कोई झूठ छिपा था? और सबसे बड़ी बात, अगर यह हत्या थी तो आखिर हत्यारा कौन था? डिटेक्टिव और उनकी टीम ने मामले को गहराई से जांचने का फैसला किया। सबसे पहला सवाल यही था कि घर में साइनाइड आया कैसे? ये कोई आम जगह मिलने वाली चीज नहीं थी। या तो इसे किसी बाहरी व्यक्ति ने दिया था जिसका राजीव से कोई बैर था, या फिर किसी करीबी ने इसका इंतजाम किया था। लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि 13 और 14 अक्टूबर के बीच किसी अनजान शख्स को घर के आसपास नहीं देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस ने राजीव के परिवार पर नजर रखनी शुरू की, खासकर उसकी पत्नी आरती पर। उसकी लोकेशन हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स
और पिछले 3 महीनों में हुई बातचीत को खंगाला गया। डिटेक्टिव्स धीरे धीरे उसके सभी जानने वालों और दोस्तों की लिस्ट तैयार करने लगे। दिलचस्प बात यह थी कि आरती को इस जांच की भनक तक नहीं थी। जांच के दौरान को पता चला कि राजीव ने कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। यह घटना जुलाई 2014 की थी, यानी उसकी मौत से ठीक 3 महीने पहले। उस दिन राजीव ट्रेन स्टेशन के पास था जब अचानक उसकी गाड़ी में छिपे एक नकाबपोश ने उस पर हमला कर दिया। उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे राजीव की गर्दन और चेहरे पर गहरी चोटें आईं, लेकिन किस्मत से वह बच गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अस्पताल में इलाज कराया। पुलिस ने उस वक्त उसकी गाड़ी से केबल टाई, कुछ कूड़ा कचरा और एक हैंडकफ बरामद किया था। यह जानकारी मिलते ही डिटेक्टिव समझ गए कि राजीव की हत्या की साजिश काफी समय से रची जा रही थी। पहले जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह बच गया। फिर दूसरी बार साइनाइड देकर उसे मार डाला गया। जांच के दौरान सबसे पहला शक आरती पर गया। पति की मौत के बाद वह वापस कनाडा गई और महज 1 हफ्ते के अंदर ही उसने राजीव के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। लेकिन पैसे निकालने से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने इन्हें अपने अकाउंट में न डालकर एक जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिसका नाम अनिल कुमार था। इसके अलावा आरती राजीव की कार का रजिस्ट्रेशन भी बदलना चाहती थी। वह इसे बेच नहीं रही थी, बस मालिक का नाम बदलना चाहती थी, और जिस नाम पर इसे ट्रांसफर किया जा रहा था वह भी अनिल कुमार था। यह महज इत्तेफाक था या कुछ और? अब पुलिस की निगाहें अनिल कुमार पर भी जम गई। उसकी कॉल डिटेल्स और वह चैट्स को खंगाला दिया। पुलिस को यकीन था कि यह कुछ छिपा रहा है। करीब 9 से 10 महीने की लंबी जांच चली। फिर एक दिन डिटेक्टिव्स में से एक ने अनिल कुमार से दोस्ती गांठ ली और दोनों एक बार शराब पीने बैठे। नशे की हालत में अनिल कुमार की जुबान फिसल गई। उसने कबूल किया कि उसने आरती के साथ मिलकर राजीव को जहर देकर मार डाला था। डिटेक्टिव ने यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अब पुलिस के पास पक्के सबूत थे। अगस्त 2011 में कनाडा पुलिस ने अनिल कुमार और आरती को गिरफ्तार कर लिया। उनके घरों की तलाशी ली गई। आरती के घर से उसकी एक डायरी मिली, जिसमें अनिल कुमार के लिए प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। वहीं अनिल कुमार के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली, जिसमें आरती के लिए लिखे गए संदेश और दोनों की तस्वीरें थीं। इनके घंटों की कॉल डिटेल्स और चैट मैसेज भी पुलिस के हाथ लगे, जिनसे यह साफ हो गया कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि यह प्रेम कहानी बहुत पुरानी थी। 2003 में जब आरती पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और राजीव किसी दूसरी जगह पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात अनिल कुमार से हुई थी। अनिल कुमार एक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर था और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का रहने वाला था। दोनों के बीच प्रेम हुआ, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी, ना राजीव को, ना आरती के परिवार को, और ना ही अनिल कुमार के परिवार को। बाद में अनिल कुमार की शादी किसी और से हो गई और आरती ने भी राजीव से शादी कर ली। शादी के बाद भी आरती और अनिल कुमार का संपर्क बना रहा। अनिल कुमार को जब पता चला कि आरती कनाडा जाना चाहती है, तो उसे समझ आ गया कि यह महज एक करियर मूव नहीं, बल्कि उसके करीब आने की कोशिश थी। 2012 में आरती अपने बेटे के साथ कनाडा चली गई और मई 2013 में राजीव भी उसके पास आ गया। उसी दौरान जनवरी 2013 में अनिल कुमार भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कनाडा आ गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने बहाना बनाया कि उसकी पत्नी और बच्चे को वहां की जिंदगी रास नहीं आ कनाडा आ गया। असल में यह सब आरती के करीब रहने के लिए किया गया था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे वह खुलकर साथ रह सके। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया
कि आरती ही थी जिसने सबसे पहले अनिल कुमार से कहा कि राजीव को रास्ते से हटा देना चाहिए। पहला हमला वही था जो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ था। नकाबपोश हमलावर अनिल कुमार ही था जिसने राजीव पर चाकू से हमला किया था, मगर किस्मत से राजीव बच गया। उस समय पुलिस को लगा था कि शायद ये किसी लुटेरे का काम होगा, क्योंकि वह एक बैंक में काम करता था। लेकिन राजीव को खुद भी एहसास होने लगा था कि उसकी जान को खतरा है। शायद इसी वजह से जब वह अक्टूबर 2014 में अपने माता पिता से मिलने भारत गया था, तो उसने अपने दोस्तों से मजाक में कहा था, मैं अब ताबूत में ही लौटूंगा। अपने पिता से भी उसने कहा था कि उसे अपने दादा की कब्र के पास दफनाना। शायद उसे पहले ही आभास हो गया था कि मौत उसके करीब है। 11 अक्टूबर को अनिल कुमार अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कनाडा लौट आया, लेकिन आरती के करीब रहने के लिए किया गया था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। कत्ल की साजिश रच रही थी। 13 अक्टूबर की रात आरती अपनी बहन सोनिया से मिलने गई थी। वह अपनी कार से गई और लौटते समय सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी। इसी दौरान उसने चुपचाप अनिल कुमार को अपनी कार में छिपा लिया और उसे घर तक ले आई। आरती ने कार को गैराज में पार्क किया और जानबूझकर ना तो कार लॉक की और ना ही गैराज का दरवाजा बंद किया। अंदर उसने डिनर के बाद मैंगो मिल्क शेक बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। राजीव को पीने के लिए दिया, लेकिन उसे स्वाद पसंद नहीं आया, तो उसने थोड़ा सा ही पिया। ऑरेंज जूस भी तैयार किया ताकि जब सब सो जाएं, अनिल कुमार आकर उसमें साइनाइड मिलाकर राजीव को पिला सके। लेकिन राजीव ने आरती को जूस बनाते देख लिया और खुद ही पी लिया। जब आरती और उसका बेटा नींद की दवा के असर से देर से उठे 9 बजे, आरती ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। जांच शुरू हुई और पुलिस ने अनिल कुमार के भारत आने जाने के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि उसने वहीं से साइनाइड का इंतजाम किया था। राजीव की मौत के बाद कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय ने आरती की मदद के लिए पैसे जुटाए, लेकिन पुलिस ने 10 महीनों तक गुप्त जांच जारी रखी और आखिरकार मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने अनिल कुमार और आरती के कॉल डिटेल्स, चैट्स और हैंड रिटन नोट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। फरवरी 2018 में टोरंटो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मिश्रा के कत्ल का दोषी पाया। जून 2018 में आरती को 22 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से उसे कम 18 साल जेल में बिताने होंगे। वहीं अनिल कुमार को 27 साल की सजा मिली, जिसमें से उसे 23 साल पूरे करने होंगे। अगस्त 2019 में अनिल कुमार की सजा घटाकर 24 साल कर दी गई और उसे 20 साल बाद पैरोल के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली। लेकिन आरती की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ। कोर्ट में आरती ने अपने छोटे बेटे का हवाला देकर सजा कम करने की गुहार लगाई, लेकिन जज ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पीड़ित वही बच्चा है जिसने अपने पिता को खो दिया। कोर्ट ने आरती की बहन सोनिया को बच्चे की कस्टडी दे दी। राजीव के माता पिता ने अपने पोते को पाने की कोशिश की, लेकिन वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि कनाडा में केस लड़ सके। कभी कभी सोनिया उन्हें वीडियो कॉल पर बच्चे से बात करवा देती थी, लेकिन सच से उसे कब तक दूर रखा जा सकता था। फिलहाल अनिल कुमार और आरती कनाडा की जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस केस ने दिखा दिया कि लालच और प्यार में अंधे लोग किस हद तक गिर सकते थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।